Good morning, all of you. How are you? I hope you are so good. Okay. आज हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, जिसमें पहला ही टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो जनन से क्या अभिप्राय है, जनन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमको इस चैप्टर में टोटल जो है जनन से ही रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, तो हम इसी को समझ लेते हैं। वैसे आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों या संततियों को जन्म देता है, अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करता है। ठीक है, ये चीजें आप जानते हैं कि जनन क्या है, तो आप बताते भी हैं कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन चक्र क्या है। क्या पूछा जाता है? जीवन चक्र क्या है। तो लिखा है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी जीवों में जन्म के पश्चात वृद्धि, परिपक्वता व जनन परावस्थाएं देखी जा सकती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ जीवों में शक्ति का ह्रास होने लगता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जैसे कि एक बेबी है, वो जन्म लिया, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, और एक टाइम ऐसा आता है कि वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी पूछ दे कि जीवन चक्र क्या है, तो आप यही बताएंगे कि जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक की जो बीच में घटनाएं घटित होती हैं वो सारे क्या हैं, जीवन चक्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है कि जीवन अवधि क्या है या जीवन काल किसे कहते हैं। तो आप सिंपल से बोल सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की समय अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वह उसकी जीवन अवधि या जीवन काल कहलाती है। ठीक है, जैसे सबकी जीवन अवधि जो होती है भिन्न भिन्न होती है, सबका जीवन काल जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक जीवाणु है, वह कब कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जीवित रहता है, फिर अपने आप मर जाता है। हाथी को अगर देख लें तो उसका भी जीवन काल कई साल का होता है। ठीक है, अगर मनुष्य का जीवन काल देख लिया जाए तो मनुष्य का भी जीवन काल किसी का 70 साल, किसी का 60 साल, किसी का 80 साल, किसी का 50 साल, इतना ही में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके बीच की जीवन अवधि कितना है? जिनकी मृत्यु 50 साल के अंदर हो गई, उनकी जीवन अवधि कितना हुई? 50 साल हुई। जिनका 60 हुआ, उनका 60 साल हो गया। ऐसे होता है। अगर एवरेज पूछा जाए तो एवरेज जो है मनुष्य का इस समय जीवन अवधि जो है वह 70 साल है। ठीक है, इसमें दिया भी है जीवाणु की जीवन अवधि कुछ घंटों से कुछ दिन तक होती है, जबकि बरगद के वृक्ष की जीवन अवधि सैकड़ों वर्षों, जैसे 200 वर्ष तक की होती है। ठीक है, 200 वर्ष तक की होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे, जो कि जनन है। मुख्य टॉपिक हमारा जनन है और जनन से ही रिलेटेड पढ़नी है। तो हम इस जनन को पढ़ते हैं कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव होती है। जनन द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थ का हस्तांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो जनन होती है वह जीवन की मुख्य भूमिका होती है, या कहें कि महत्वपूर्ण जो होता है एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है अपने समान संतान उत्पन्न करके और जो पूर्वज होते हैं वो मर जाते हैं। फिर वो जो अपने समान संतान उत्पन्न किए थे उनका भी अपने समान संतान उत्पन्न होते हैं, और अंततः ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह चक्र चलता रहता है। ठीक है, जैसे में अगर कह सकते हैं कि मनुष्य जो था पहले भी तो मनुष्य रहे ना, लेकिन आज भी वो है कैसे? क्योंकि 70 साल में तो मनुष्य मर जा रहा है। तो इसी चीजें आप पहले से भी जानते हैं। वैसे भी आप लोग होशियार हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम इस टॉपिक में। जो जनन होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और ये भी जानते हैं आपकी लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, पता है ना? जैसे लैंगिक जनन होता है जिसमें 2 सेक्स ऑर्गन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि अलैंगिक जनन होता है वह उस एक ही सेक्स ऑर्गन रहे, कोई एक रहे तभी उसमें जनन की क्रिया हो जाती है। यहाँ आपका हेडिंग दिया है कि अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन।
अलैंगिक जनन समझ गए, जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अलैंगिक जनन यहाँ दिया हुआ है। एकल जीव जनन, एकल का मतलब होता है अकेले, जीव, जीव है ही जनन, जो जनन की क्रिया करे। ठीक है, इसमें दिया है, इसमें एक ही जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। संततियां आकारिकी व आनुवंशिक, जिसको जेनेटिक बोला जाता है, दोनों प्रकार से अपने जनकों के समान होती है। अतः अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों को पूर्वजक या क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12th में कि क्लोन किसे कहते हैं और किस अवस्था को क्लोन कहते हैं। तो इसमें आप आंसर देंगे कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उसी ही क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है समरूप या पूर्वज, पूर्वज जो है उसी के समान। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें कोई भी भिन्नता नहीं आती है, जबकि यही इसके अपोजिट जो लैंगिक जनन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ ही जाती है। जैसे जो मदर हैं उनका डीएनए आता है, ठीक, और फादर हैं उनके डीएनए आते हैं, इनके सेल्स और इनके सेल्स मिलते हैं। जो फादर हैं या पिता हैं उनके जो सेल्स आते हैं उसको शुक्राणु बोला जाता है, ठीक, और जो मदर हैं उनके जो सेल्स होती हैं उनको अंडाणु बोला जाता है, ठीक। दोनों का संलयन होता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है। दोनों संलयित होकर एक जाइगोट, एक सेल का निर्माण, दो सेल मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं, जिसको भ्रूण या जाइगोट बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि इसका भी लक्षण आया और इनका भी लक्षण आया, तो दोनों में भिन्नता रहेगी। मतलब जो नया संतान उत्पन्न होगा उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होगी, किसी एक के समान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। जबकि जो अलैंगिक जनन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो क्या होगा कि जैसा उनका पूर्वज होगा वैसा ही वह संतान भी होगा, क्योंकि उसी का प्रतिरूप होता है। ठीक है, अगला है जीवों के विभिन्न वर्गों के निम्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियां पाई जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों में कितने प्रकार के अलैंगिक जनन पाए जाते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं और इस टाइम भी बता देते हैं कि जीवों में विभिन्न प्रकार की जो है अलैंगिक जनन है, जिसमें सबसे मुख्य और पहला है आपका द्विविभाजन या द्विविखंडन। द्विविभाजन या द्विविखंडन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। वह प्रत्येक भाग से एक नई संतति का निर्माण होता है। इसमें जनक सदस्य की मृत्यु नहीं होती, परंतु पृथक जीवन के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा, युगलिना आदि। जैसे आपको बताए भी थे कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा अमीबा है, और इसमें जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे आपको बताए भी थे कि इनकी आगे की प्रोसेस क्या होगी। इनकी जो अंदर की ये न्यूक्लियस है वो में बंटना शुरू हो जाता है। अंततः इसमें ये अनुकूल परिस्थिति पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, दोनों जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद पुनः इसमें अनुकूल परिस्थिति आने के बाद पुनः यही चक्र दोहराई जाती है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति, ये चीजें आपको हम पहले भी बताए थे। ये यहाँ से फिर से ये नया जनन हुआ और नए सेल की निर्माण हो गई। देखिए, ठीक, ये प्रक्रिया जो है दो बराबर भागों में बंटने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बहुविखंडन। क्या है बहुविखंडन? बहुविखंडन